सर गुड आफ्टरनून। सभी को आवाज आ रही है कि नहीं बताएं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आज से आप लोग की चौथी क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो हिस्ट्री की है। चलिए, गुड आफ्टरनून। चलिए, ओके, सबको क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग को क्या पढ़ना था इतिहास में। जो हमारा पहला टॉपिक था इतिहास के अंतर्गत वो था पाषाण काल, स्टोन एज। ठीक। और पाषाण काल इतिहास के किस कालखंड में आता है? तो मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। तो जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं किया था, मैं थोड़ा बहुत फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बस 5 मिनट, फिर उसके बाद अपन टॉपिक में चले जाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो देखेंगे, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, इतिहास, किसी भी समय के इतिहास को जानने के लिए दो चीजों की आवश्यकता थी। एक था पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा लिखित साक्ष्य। इन्हीं बेसिस पे हमने क्या किया था, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं इसे, सॉरी प्री हिस्ट्री। इसमें देखते हैं इसे प्राक काल भी कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं पाषाण काल, और इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इस काल की विशेषता क्या थी आप प्रागैतिहासिक काल की? तो आपको याद होगा, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, केवल लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। वही यहाँ की विशेषता क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये टॉपिक जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। हाल फिलहाल में यहाँ की 2 स्थान बहुत चर्चा में थे। एक था धौलावीरा, बीते वर्ष आपने देखा होगा यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में से 40वें नंबर पर स्थान मिला है। और दूसरा अभी अभी आपने सुना होगा राखीगढ़ी। जब इस टॉपिक पे पढ़ेंगे चलेंगे तो देखेंगे विस्तार पूर्वक कि क्या इसमें ध्यान देना है। फिर उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की विशेषता आप समझ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरातात्विक साक्ष्य भी होगा, लिखित साक्ष्य भी होगा, और उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम कहां से घटनाओं को देखेंगे, महाजनपद काल से लेकर कहां तक की घटनाएं, वर्तमान तक की घटनाएं, क्योंकि वर्तमान तक का भी क्या है, इतिहास लिखा जा चुका है कहीं ना कहीं, आपको पता है। लेकिन हमारी कहानी कहां तक चलेगी, 1947 तक, या कहीं कहीं कुछ घटनाओं पर अपन चर्चा करेंगे तो 64 तक। ठीक, इसको बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंट में आपको पढ़ना होता है जवाहरलाल नेहरू तक का समय। ठीक, तो देखेंगे हम वहां तक। तो यहां से हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था। अब देखो, अब प्री की क्लास में है या कहें व्यापक की क्लास में है, इससे मेंस भी तैयार हो जाएगा आपका। अगर मान लो आपको कोई बोल दे प्रागैतिहासिक काल को परिभाषित कीजिए, तो क्या कहना है, इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जहां से केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्यों का अभाव होता है, प्रागैतिहासिक या प्राक्काल कहलाता है। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। मेरे ख्याल से इतना मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। इसके आगे ही हमें पढ़ना था, इसके आगे ही हमें क्या करना था, देखना था। तो इसके आगे देखते हैं। देखिए, यहां तक कि कोई डाउट तो नहीं था, बता दो। ठीक, चलिए देखते हैं। यहां देखिएगा आगे की कहानी क्या है। अब प्राक काल या प्रागैतिहासिक काल, इसे हमने क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। ठीक, और भारत में मैं एक विद्वान का नाम ले रहा हूं, रामशरण शर्मा जी। ठीक है, इनके अब प्राचीन इतिहास की बुक भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भी इन्होंने लिखी थी एक समय। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी, वो वहां से मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि प्राक काल भारत में 6 लाख से 3000 ईसा पूर्व के मध्य। तो ईसा पूर्व वाला कॉन्सेप्ट जो है आप याद रखिएगा। ठीक, अगर किसी को डाउट है ईसा पूर्व ईस्वी में तो आप बताएं, मैं तुरंत इसको क्लियर करूंगा। फिर कोई डाउट तो नहीं है ईसा पूर्व और ईस्वी को लेकर? ओके वैभवी, मैं बताते चलूंगा। ठीक, देखो ज्यादा कुछ नहीं है। क्या हुआ, भारत में बहुत सारे शासक हुए, बहुत सारे रूलर्स हुए, और उन्होंने अपने एरा को क्या करने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए अपने क्या चलाए थे, कैलेंडर जारी किए। कैलेंडर को बोला जाता है क्या हिंदी में, संवत।
बस 2 मिनट बताऊंगा, 2 मिनट के बाद, और जो मैं बताऊंगा उसका भी नोट भी कर लेना, वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है देखिएगा, संवत या इंग्लिश में कहें तो कैलेंडर। अब हुआ ये कि किस शासक के समय को कितना माना जाए, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ, खासकर इतिहास में। तो जब 17वीं सेंचुरी में क्या हुए, एक पादरी हुए जिनका नाम था पोप गैगरी, मतलब फादर गैगरी। गैगरी ने क्या किया, कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ होगा। जैसे कि हाल फिलहाल में अभी आपने सुना होगा कि हमारे भूपेश बघेल संस्कार जी ने क्या किया है, एक समिति का गठन किया, एक ग्रुप बनाया है, और उनको बोला गया है कि माता कौशल्या का जन्म कब हुआ है उसका आकलन करके बताएं, कैलकुलेशन करके बताएं। वैसे ही 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जो फादर जो गैगरी थे, उन्होंने बोला कि भाई इनका कैलकुलेशन करके देखना है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ। तो यहां पर एक डेट निर्धारित किया गया कि भैया यहां पर जन्म हुआ है। तो इसके बाद का जो पूरा समय है, सिनेरियो है, इसको बोला जाएगा एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी, ईसा के काल से, मतलब ईसा मसीह के काल से। उसको हिंदी में बोल देते हैं अपन क्या, ईसा पूर्व, क्या बोल देते हैं, सॉरी ईसवी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ईसवी। और ईसा मसीह के समय के पहले वाले समय को हम बोल देते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक, और यहां पर हम यूज करते हैं क्या, ईसा के पूर्व का समय। तो ये जैसे आज हम कहां पर हैं, आज 2022, और 22 के आगे मैं ईसवी लिखूंगा तभी ये मान्य होगा। ठीक है, केवल 2022 लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा ईसवी है कि ईसा पूर्व। और वही देखो, ईसा पूर्व मतलब क्या, 6 लाख से लेकर कहां तक का, 3000 साल तक का ईसा पूर्व का जो समय है, वो क्या है आपका, क्या कहलाएगा, प्राक काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राक काल। तो ये जो समय है, ठीक है, इसके बाद का समय आपका ईसवी, जिसको एडी बोलते हैं, आप एना डोमिनी कहते हैं। और इधर के पहले, जीरो से पहले इधर का जो समय है वो क्या कहलाता है आपका, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, या आप संविधान पढ़ेंगे तो आप संविधान में एक चीज समझते हैं क्या, कि हमारे भारत का कोई क्या नहीं है, धर्म नहीं है। तो अगर हम ईसा पूर्व और या बीसी या एडी अगर यूज करें तो हम किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो भारत में देखना, हमने इसकी जगह यूज करना चालू कर दिया है कॉमन एरा बोलना, और यहाँ पर हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। हालांकि इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब बुक रेफर करेंगे तो ये शब्द का प्रयोग होता हुआ देखेंगे आप। क्या बोला जाएगा इसको, एडी को बोला जाता है कॉमन एरा, और बीसी को बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, वैसे हिंदी वाले में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसको ईसवी ही बोलता है और इसको ईसा पूर्व ही बोलता है। एक चीज अब मुझे जो बताना है वो ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, भारत में बहुत सारे शासक हुए, उन्होंने अपने अपने कैलेंडर जारी किए थे। अब उस कैलेंडर में भाई कैसे आप बता पाओगे कि किसके बाद किसको पढ़ा जाए। तो जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया, पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन। ठीक है, ये कौन सा, ईसाई धर्म से संबंधित है। ठीक, कृष्ण धर्म से क्या है, संबंधित है। तो इन्होंने क्या किया, हमारे इतिहास को एक लाइन में रखना चालू किया, और इसी के बेस पर इन्होंने क्या किया, एक टाइमलाइन डिजाइन किया। इसी टाइमलाइन में सबसे पहले वाला जो क्या है आपका संवत है, वह है विक्रम संवत। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में मैं इसको बता दिया था जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे। ये है 57, 58। अब जीरो के पहले है तो मैं क्या बोलूंगा, ईसा पूर्व कहूंगा। क्या कहूंगा, ईसा पूर्व कहूंगा। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, यहां से देखते हैं। ये जो संवत है यहां पर आप पढ़ेंगे 78 ईसवी। अब देखो, जीरो के बाद जो रहेगा वो ईसवी मतलब एडी रहेगा, और जीरो से पहले जो भी रहेगा वो बीसी रहेगा। ठीक है, यहां पर आएगा कौन सा, शक। फिर उसके बाद 248 ईसवी, ठीक, एडी। ये होगा कलचुरी। अब कलचुरी आपको छत्तीसगढ़ में पढ़ना ही है, तो यहां पर याद रखना, उन्होंने भी अपना कैलेंडर क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद 319, यहां पर आप पढ़ते हैं गुप्त संवत। यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में। फिर है 606, यहां पर आप पढ़ेंगे कौन सा कैलेंडर, हर्ष। फिर उसके बाद 622, ये है आपका हिजरी, जो इस्लामिक कैलेंडर होता है वो ये है, हिजरी संवत। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे 1076, ये है आपका चालुक्य। चालुक्य संवत। एंड देन लास्ट में आप देखते हैं क्या है, 1583। ठीक है, 1583। थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं,
1583 ईस्वी, ठीक है, एडी। यहां पर आप पढ़ेंगे क्या, इलाही संवत। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, पूरा ये कैलेंडर लिख लीजिएगा अभी के अभी। यहां से एक क्वेश्चन आया है, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो इसका मैथ्स का कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपसे कराऊंगा कि अगर मान लो आपको कलचुरी संवत के अनुसार 20 साल पूछा है तो उसको शक संवत में कितना साल बोलेंगे, विक्रम संवत में कितना साल बोलेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं आगे भी। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ऊपर वाले पेज में ऑलरेडी लिखा हुआ है ये। ठीक है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप देखिएगा। अब देखिए, भारत में हम देख रहे हैं क्या, जो प्राक काल है उसको कितना माना गया है, 6 लाख। अब देखो ये जीरो है, ध्यान रखना ना, से 3 लाख ईसा पूर्व तक का जो समय है, ठीक है, एडी का जो समय है वो क्या है आपका, सॉरी बिफोर क्राइस्ट ना, ठीक, ये जो समय है ये क्या है आपका, स्टोन एज। क्या है आपका, स्टोन एज। अब स्टोन एज, ये आपको ध्यान रखना है, भारत में क्या है, स्टोन एज का टाइम है। अब स्टोन एज जो है, प्राक काल या प्री हिस्टोरिक एज, इसको इतिहासकारों ने क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। एक भाग जो कहलाता है वो कहलाता है पूरा पाषाण। पूरा पाषाण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैलियोलिथिक। स्पेलिंग भी मैं लिखूंगा मैं आगे चलकर, और लिखा भी रहेगा पैलियोलिथिक। फिर आएगा मध्य पाषाण काल, और फिर आएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तो ये कहलाता है मेसोलिथिक और ये कहलाता है नियोलिथिक। अब देखिएगा, मैं समय यहां पर नहीं बताऊंगा, बस आपको ये याद रखना है कि 6 लाख से ज्यादा पुराना नहीं माना गया है। 6 लाख ईसा पूर्व से ज्यादा नहीं माना गया है, तो थोड़ा ध्यान देना। मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए समय नहीं लिखूंगा, मैं एक ऑथेंटिक बुक को ले रहा हूं, आप मान के चलिए, और यहाँ से कभी भी समय रिलेटेड प्रश्न नहीं आए हैं, कभी भी उठा के देख लें, क्योंकि जो भी विद्वान है उन्होंने अपने आकलन के आधार पर अलग अलग टाइम लाइन बताया है, टाइम बताया है। क्योंकि ये जो समय है, यहाँ पर केवल और केवल क्या मिलता है आपको, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, रिटन एविडेंस मिलते हैं क्या, नहीं। तो पूरा का पूरा क्या रहेगा, अजम्पशंस रहेगा, पूरा पूरा अनुमान रहेगा कि किसने कहा कि भाई अगर कार्बन डेटिंग देखेंगे तो अलग टाइम, फिर यूरेनियम डेटिंग देखेंगे तो अलग टाइम। ठीक, तो आपको बस याद रखना है, आपको पढ़ना क्या है, आपको यहाँ की विशेषताएं पढ़नी है, ओनली विशेषताएं। और दूसरा चीज पढ़ना है क्या, यहाँ से स्थल, कि किस स्थल से कौन सी जानकारियां मिली है, दैट्स इट, बस, और कोई काम का नहीं है आपका। ठीक, तो देखिएगा, पढ़ते हैं। आपका पहला टॉपिक क्या है, पूरा पाषाण काल, ठीक, पैलियोलिथिक एज या पैलियोलिथिक एरा। इसके अंतर्गत देखिएगा, हमने कुछ चीजें देख ली थी, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मानव विकास का, ह्यूमन एवोल्यूशन का फर्स्ट फेज था, मानव विकास का क्या था, ये पहला चरण, प्रथम चरण, ठीक, ह्यूमन एवोल्यूशन का फर्स्ट फेज था। फिर उसके बाद क्या है, ये लाइवलीहुड के लिए, मतलब जीविका के लिए किस पर निर्भर थे, तो आप याद रखना हंटिंग पर, शिकार पर, शिकारी नहीं, शिकार। ठीक, किस पर निर्भर थे, शिकार पर। और दूसरा था खाद्य संग्रहण, फूड जो भी होता था उसको कलेक्शन कर लेते थे, और जब जरूरत पड़ता था तो उसको खा लेते थे। ठीक, तो खाद्य संग्रहण, ये 2 चीज याद रखना है। तीसरा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आग की खोज। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है भाई, बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा कि आग की खोज कहां हुई, तो माना जाता है पूरा पाषाण काल। और इस समय याद रखिएगा कि जो मानव थे, ह्यूमन थे, वो कहाँ रहते थे, केव में। मनुष्य जो है वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और केवल मान सकते हैं जोड़े में रहते थे, ज्यादा से ज्यादा नहीं, जोड़े में ही रहते थे। कैसे रहते थे, पेयर में रहते थे, मेल फीमेल। ठीक, और ज्यादा इनका बड़ा ग्रुप नहीं होता था, ग्रुप बनेगा आगे चलकर जब हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक की चीजें ही आपको ध्यान रखनी है कि भाई मानव विकास, ह्यूमन एवोल्यूशन का फर्स्ट फेज है, जीविका के हेतु किस पर निर्भर थे, शिकार पर। अब देखो कई बार क्या होता है, ऑप्शन में दोनों दे देगा, या तो ऑप्शन दोनों एक साथ देगा, शिकार और खाद्य संग्रहण, या तो ऑप्शन में ए ऑप्शन दे देगा शिकार, बी ऑप्शन दे देगा क्या, आपका खाद्य संग्रहण। तो आप याद रखिएगा, शिकार, हंटिंग को ही आपको पहला प्रेफरेंस देना है। फिर आपकी खोज पूछता ही है मनुष्य। ठीक, मनुष्य, मनुष्य यहाँ पर कैसे रहता था, गुफाओं में रहता था, और कैसे रहता था, जोड़े में, मतलब पेयर में रहता था, मेल फीमेल। ठीक है,
मेल फीमेल के जोड़े में रहते थे और ज्यादा कुछ नहीं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था सोशली। जो मनुष्य था इस समय तक डेवलप नहीं हुआ था, मतलब लोगों के साथ गैदरिंग करके नहीं रहता था, समूह बनाकर नहीं रहता था। तो इतने चीजें आपको समझ में आई क्या, ये बताएं। चलिए, अच्छा पुराने स्टूडेंट लोग वाई लिख रहे हैं, ठीक है, वाई मतलब यस, ठीक, इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस वाई टाइप कर दें, खासकर मेरे क्लास में। चलिए देखिएगा, हम कहां तक पढ़ लिए थे, ये कुछ स्थान हमने देखे थे। पल्लवरम, याद रखना, पल्लवरम कहां पर है, तमिलनाडु में है। ठीक, देखो पेलियोलिथिक एज के क्या देखने हैं अपने को, वो साइट्स देखने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पल्लवरम कहां पर है, तमिलनाडु में है। क्या मिला था, पहला औजार मिला था, पहला टूल मिला था, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल टूल द एरा ऑफ क्या, पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज का पहला टूल मिला था हमको, किसको मिला था, तो शॉर्ट में बता रहा हूं, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट, फादर ऑफ क्या बोलना चाहिए, स्टोन एज इन इंडिया, या अनुसंधान करता, ठीक है। और ये कौन थे, तो याद रखना, आप आर्कियोलॉजिस्ट थे, साथ ही साथ ये थे भूगोल शास्त्री, मतलब क्या थे, जियोलॉजिस्ट भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और जियोलॉजिस्ट भी थे, ये दोनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर है, तमिलनाडु में है। पहला औजार मिला था और क्या था, एक प्रकार का कुल्हाड़ी था। अब कुल्हाड़ी मतलब ये मत समझिएगा ना कि लोहे का बना हुआ, जी नहीं, कुछ इस शेप में पत्थर रहेगा, उस पर लकड़ी से बांध कर ठोकने के निशान ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है, तो एक्स बोलते हैं ना, ध्यान रखना। फिर सोहन घाटी, सोहन घाटी एक्चुअल में अभी कहां पर है, आज पाकिस्तान में। यहां से आपको मिला ओल्डेस्ट टूल मिला, ओल्डेस्ट, ठीक, सबसे पुराना औजार मिला यहां से, सबसे पुराना औजार। फिर उसके बाद बोरी, बोरी कहां पर है आपको, महाराष्ट्र में। तो बोरी से दो चीज मिलती है, एक तो क्या मिला था, याद करो, पुराना मतलब भारत में प्राप्त, ठीक, ध्यान रखना, भारत में प्राप्त सबसे पुराना औजार, सबसे पुराना औजार, ठीक, सबसे पुराना औजार आपको कहां से मिला था, तो याद रखना बोरी से मिला था, ठीक। अगर पूरे सिंधु घाटी मतलब पूरे पाषाण काल का सबसे प्राचीन अगर पूछे तो सोहन घाटी, ठीक। लेकिन अगर भारत परिप्रेक्ष्य में पूछे, ठीक है, भारत के बेसिस पे पूछे, इंडिया के बेसिस पे, तो आप याद रखना क्या, कहां से, बोरी से मिला था। और दूसरा चीज यहां से मिला था कंकाल, क्या मिला था, कंकाल, स्केलेटन मिला था, ठीक। और वो कितना पुराना माना गया है, 14 लाख वर्ष पुराना माना गया है, ठीक है, 1.5 मिलियन ईयर, ठीक, पुराना है, ध्यान रखना। अब सबसे पुराना मानव कंकाल कहां से मिला, बोरी से। लेकिन याद क्या रखना है कि भारत में जो पाषाण काल है, जो स्टोन एज है, उसका टाइम पीरियड रामशरण शर्मा जी ने बोला है कि 6 लाख से ज्यादा पुराना नहीं माना जा सकता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, उससे भी ज्यादा पुराना मिला है। तो इस पर क्या चल रहा है, केवल रिसर्च चल रहा है अभी। अगर मान लो और एविडेंस मिलेंगे इस टाइम पीरियड से लेकर, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम इसका जो टाइम स्लैब है वो चेंज कर दें। उसके बाद देखते हैं हथनौरा, या ये है कहां, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में। यहां से क्या मिला, पहला मानव साक्ष्य मिला, पहला मानव साक्ष्य, या कंकाल, कंकाल लिख देता हूं, स्केलेटन। और भी बहुत सारा कुछ मिला, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ रहे हैं। फिर यहां से देखते हैं क्या, बेलन घाटी। बेलन घाटी और भीमबेटका दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर ये जो टाइम एरा है, यहां पर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, तीनों काल के आपको क्या मिलेंगे, एविडेंस, साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देख रहे हैं क्या, बेलन घाटी। तो बेलन घाटी में आपको मिलेगा क्या, मूर्ति मिलेगी, किसकी मूर्ति मिलेगी, हड्डी की, हड्डी की बनी क्या मिलेगी, मूर्ति मिलेगी। और इसी को इस समय इतिहासकारों ने बोला कि ये इस समय की क्या है, मातृ देवी है, क्या है, मातृ देवी। मैं इसका इमेज दिखाऊंगा, अभी मैं कलेक्ट नहीं कर पाया हूं, ठीक, तो इसका इमेज दिखाऊंगा तो आप अलग से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसमें क्या किया गया है, कुछ ऐसे जो हड्डी होता है उसको क्या शेप दे दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ शेप दे दिया गया है। जब आप देखोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ शेप दे दिया गया है, ठीक। तो हड्डी की मूर्ति, और उसको क्या बोला गया, मातृ देवी। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा,
हड्डी की बनी मात्र देवी आपको मिलता है कहाँ से? पाषाण काल से। वो भी कहाँ से? तो बेलन घाटी से। और मिट्टी की बनी मात्र देवी आपको मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसके आपने पढ़ा होगा पेट से, गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, उसको मात्र देवी की संज्ञा दी गई है। तो अगर मिट्टी के बोलेगा तो क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हड्डी की बनी अगर बोला जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? बेलन घाटी, पाषाण काल। और भीमबेटका, यहाँ पर क्या मिले हैं? शैल चित्र मिले, ठीक है, शैल चित्र, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में रॉक पेंटिंग मिले थे। क्या मिले थे? रॉक पेंटिंग्स। और रामशरण शर्मा की बुक में पता चलता है कि भीमबेटका जो कहां पर है? मध्य प्रदेश के, ये याद रखना, ये कहां पर है? यूपी में है, ठीक है, ये आपके एमपी में है, ठीक, ये है कहां? आपके एमपी में भीमबेटका। कहां पर? रायसेन जिला में, रायसेन जिला में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 500 गुफाएं हैं, 500 गुफाओं में यहाँ पर चित्र मिले हैं जिस समय के रहन सहन जीवन शैली को बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आप लोग को अगर दिखाई दे तो समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर तो दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो पशुओं के चित्र बने हुए हैं, यहाँ पर देखो ये लोग शिकार पर निकल रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाई रहे हैं। यहाँ पर देखो हाथ में घोड़े पर बैठे हुए हैं, हाथ में कुछ रखे हुए, तो ये तो समझ में आ रहा है ये शिकारी थे, कैसे इनका जीवन शैली था। ये पूरा चीज को आपको कहां से पता चल जाएगा? जब इन गुफाओं में आप पेंटिंग्स को देखेंगे। तो इसे ही इतिहासकारों ने, इस कारण ही ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे विश्व में कुछ ही ऐसे जगह हैं जहां पर आपको पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण, मतलब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों समय के आपको चित्रकारी मिलते हैं। इसी कारण इसको कहां पर लिस्टिंग किया गया है? यूनेस्को में। कहा? यूनेस्को में। अब याद रखना 1848 के आसपास में इसे किसी भारतीय ने ढूंढा था, उनका नाम था वांकड़कर, वांकड़कर श्रीधर, विष्णु श्रीधर वांकड़कर, ऐसा कुछ नाम है इनका, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देखना, इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके प्री हिस्ट्रिक या पेलियोलिथिक एज में। इसमें कोई डाउट है क्या? बताओ। ठीक, अभी क्वेश्चन आएगा, लास्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है। चल देखते हैं, अब कहां बढ़ते हैं आगे? मध्य पाषाण काल की ओर। कहां पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज में, ठीक। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा बस समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी आपने पढ़ा पेलियोलिथिक एज और आप कहां पहुंचे हो? मेसोलिथिक में, ठीक। ये जो समय था सर्वाधिक था, ये जो समय था सबसे लंबा था, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन था सबसे ज्यादा ड्यूरेशन था, कौन सा? पूरा पाषाण काल का। तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट भी कहां पर होगा? यहीं पर होगा। ये वो टाइम रहेगा जब 10,000 बीसी आएगा, 10,000 बीसी, ईसा पूर्व। तो जो साइंटिस्ट है वो सपोज करते हैं कि जो होमोसेपियंस हैं, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस इसी समय क्या हुए थे? इंट्रोड्यूस हुए थे। यही वो समय था जब जो आधुनिक मानव बोलते हैं, है ना, जो अभी के करंट मॉडर्न ह्यूमन जो बोलते हैं होमोसिमेंस, वो आ चुके थे। और उनमें सोचने समझने की जो क्षमता थी वो पहले वाले की तुलना में क्या थी? काफी ज्यादा थी। तो वो आए, चीजों को देखा, और इस समय ये था कि ये लोग किस पर निर्भर थे? शिकार पर। अब है शिकार मिला तो मिला, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा, और लोगों का ग्रुप भी नहीं था। तो धीरे धीरे जब होमोसिपियंस आए तो धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ, और इन्होंने क्या किया? पशुपालन स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? पशुपालन, एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। एनिमल डोमेस्टिकेशन यहां से स्टार्ट हुआ, और पहला पालतू पशु याद रखना क्या रहेगा? हमेशा कुत्ता, ठीक है। पहला पशु क्या है? कुत्ता। अब जब कुत्ते को पालतू बनाना ये सीख गए, तब यहां पर क्या किया? अन्य पशु को भी पाला गया, अदर एनिमल्स को भी क्या किया गया? उसका, उनका भी डोमेस्टिकेशन किया गया। अब पशु के लिए जरूरी क्या है? ध्यान रखना, चारा। क्या जरूरी है? चारा, ठीक। अब इसके लिए, अब एक बात बताओ, आप खुद सोचेगा, अगर आपका पूरा फैमिली है तो एक, सपोज करो गाय आपने पाला है या कोई भी आपने बकरी पाला है, ठीक, तो क्या एक पे निर्भर रह सकते हो? क्या आपको पूरा ग्रुप में पालना पड़ेगा पशुओं को? साथ ही उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले जाना होगा चारा खिलाने के लिए, तो आपको उनके साथ साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है जैसे आप भीषण गर्मी पड़ रही तो आसपास के जितने भी घास वाले मैदान होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। तब आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे जानवरों को लेकर एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां पर क्या हो? भारी मात्रा में चारा मिले। और बारिश के समय में वो स्थान पूरे पूरे दलदल बन जाएंगे, या हो सकता है ज्यादा पानी आ जाए, तो आपको ऐसे जगह में जाना पड़ेगा जहां पर
पहाड़ी हो, पहाड़ी इलाका हो जहां पानी का भराव ना हो और लेकिन चारा भी रहे। तो मतलब यहां पर क्या करना पड़ा इनको, आवास। और कैसे आवास के साक्ष्य मिलेंगे? अस्थायी आवास के साक्ष्य मिलेंगे। कैसे आवास के साक्ष्य मिलेंगे? अस्थायी आवास के साक्ष्य मिलेंगे। मतलब ये चारे के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पशुओं के साथ घूमते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? स्टे करेंगे, लेकिन कैसे? टेम्पररी स्टे करना यहाँ पर चालू करेंगे। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक ये पशुपालन स्टार्ट हुआ, दूसरा अस्थायी आवास के प्रमाण यहाँ से मिलेंगे। इवन समाजीकरण चालू हो जाएगा मनुष्य का, समाजीकरण मनुष्य का क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। मतलब जो ह्यूमन है वो सोशली कनेक्टेड होना चालू हो जाएंगे, सोशली कनेक्ट हो जाएंगे अदर पीपल से, अन्य लोगों से क्या हो जाएंगे? कनेक्टेड रहेंगे। ध्यान रखना, समाजीकरण, ठीक है। तो यहाँ से समाजीकरण चालू हो जाएगा। अब समाजीकरण कैसे पता चलेगा हम लोग को कि समाजीकरण हो रहा है? ह्यूमन जो है सोशली कनेक्ट हो रहा है। इससे पहले जब लोगों की यहाँ पर मृत्यु होती थी तो उनकी जो स्केलेटन है वो किसी गुफाओं में, किसी नदी के किनारे ऐसे मिलते थे, ठीक है, बिखरे हुए। लेकिन यहाँ पर क्या पता चलता है कि यहाँ पर ये रिचुअल्स करते थे, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर चालू कर चुके होंगे। अंतिम संस्कार, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट रिचुअल बोलते हैं। ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है इस समय तक क्या हो चुकी होगी? चालू हो चुकी होगी, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा एविडेंस हम देखते चलेंगे, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा नहीं है, ठीक। और इस समय तक, ये जो समय है, इस समय तक औजार जो थे, जो टूल्स थे, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो चुके थे? लाइट वेट थे, हल्के हो चुके थे, हल्के। और साथ ही क्या हो चुके थे? छोटे, मतलब माइक्रो साइज के हो चुके थे। यहाँ पर इनका जो वेट था वो लाइट हो चुका था, और यहाँ पर जो औजार थे वो भी साइज में क्या हो चुके थे? कम हो चुके थे। इसी कारण इस एज को, ठीक है, सूक्ष्म पाषाण काल, सूक्ष्म पाषाण काल, और इंग्लिश में बोला जाएगा क्या? माइक्रोलिथिक एज, ठीक। माइक्रोलिथिक एरा या माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो तीन चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हो गया था, अस्थायी आवास के साक्ष्य मिले थे, समाजीकरण चालू हो गया था, औजार जो थे हल्के, मतलब लाइटर स्टूल एंड माइक्रोलिथिक या माइक्रो टूल्स बनने लग गए थे। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथिक एज या सूक्ष्म पाषाण काल। इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहां से क्वेश्चन आएगा। क्या बोल रहे हैं पद्मनी जी? ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या अभी? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आप माइंड में रखिएगा, आप इतिहास पढ़ना भी नहीं, इतिहास समझना भी है। ध्यान रखना ना, मैं पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और आप लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इतिहास इतना बोरिंग भी नहीं है। अब देखिएगा ये तीन प्लेसेस, ठीक। बागौर आपको मिलेगा कहाँ? राजस्थान में। आदमगढ़ मिलेगा आपके मध्य प्रदेश में, और नागौर भी कहाँ मिलेगा? आपके राजस्थान में। इन तीनों ही स्थलों से आपको पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। इन तीनों ही स्थलों से आपको क्या मिलेंगे? पशुपालन के साक्ष्य। अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जब सॉल्व करेंगे और पूछ दिया गया भाई पशुपालन कहां से पता चला, पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले, ऑप्शन जो है तीनों दे दिया है। बागौर भी दिया है अलग से, आदमगढ़ भी दिया है, और नागौर भी दिया है। सॉरी। तो यहां पर देखेंगे क्या, जो फर्स्ट में लिखा है उसको आप प्रेफरेंस देंगे, जो फर्स्ट में लिखा है उसको आप क्या देंगे? प्रेफरेंस। अगर इन तीनों में से एक का चुनाव करना होगा तो आप बागौर करेंगे। अगर सपोज करो बागौर नहीं है ऑप्शन में तो आप क्या टिक करेंगे? आदमगढ़। और ये भी नहीं है तो आप क्या टिक करेंगे? नागौर टिक करेंगे। समझ में? अगर तीनों है ऑप्शन में और किसी एक का चुनाव करना है तो जो ऊपर है उसका आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये तीनों में पशुपालन के साक्ष्य मिले, और साथ में यहां पर देखना आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य के साथ साथ आपको आदमगढ़ में अस्थायी आवास के साक्ष्य मिलेंगे, ठीक। स्टे करने के एविडेंस मिलेंगे, वो भी टेम्पररी। अस्थायी आवास, अस्थायी आवास के साक्ष्य मिले। तो ये तीन आप याद रखिएगा, बागड़, आदमगढ़ और नागौर। फिर देखते हैं सांभर झील। अब सांभर झील ये भी कहां पर है? आपके राजस्थान में।
अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि इस समय तक के मनुष्यों को वृक्षारोपण मतलब प्लांटेशन कैसे करते हैं वो इनको पता चल गया था। तो वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलेंगे, वृक्षारोपण या प्लांटेशन के एविडेंस यहाँ से मिलेंगे। अब वृक्षारोपण मतलब ये ध्यान दीजिएगा ना कि एक लैंड है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर क्या है, अगर एकदम डिस्टेंस में, प्रॉपर डिस्टेंस में अगर पेड़ लगाए गए हैं ऐसे पता चल रहा है तो वो क्या है, आपका वृक्षारोपण है। कृषि नहीं बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वृक्षारोपण करने लग गए थे, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो वृक्षारोपण करने में कर भी सकते थे। फिर ये तीनों जगह, सॉरी चारों जगह, चारों के चारों जगह आपको ध्यान रखना है, यहां से मिलता है, ये कहां पर है, तो यूपी से। कौन सा जगह है ये, यूपी से, यूपी के हैं। और पहला जो स्थान है लेखिया, यहां से मिलता है सर्वाधिक मानव कंकाल, मानव कंकाल मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ, क्या बोलना चाहिए, स्केलेटन। सबसे ज्यादा स्केलेटन कहां से मिले थे, लेखिया से। महदहा, महदहा से क्या मिला ये देखिएगा, युगल समाधि, क्या मिला यहां से, युगल समाधि मतलब पेयर में स्केलेटन मिले। पेयर में स्केलेटन अगर होगा मेरे पास तो दिखाता हूं, ये देखो, जैसे पेयर में आपको दिख रहा होगा, ऐसे स्केलेटन मिले पेयर में, मेल फीमेल दोनों को एक साथ दफना दिया गया हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, युगल समाधि, ठीक। और दमदमा, दमदमा में अब देखो, इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं कि भाई हो सकता है दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई हो, ठीक है। कुछ इतिहासकार, एक प्रकार की प्रथा चलती थी भारत में, आपने सुना होगा सती प्रथा, लगभग कुछ वैसा ही मानते हैं, ठीक। तो एक स्थान है देखते हैं, फिर देखते हैं दमदमा से 5 या 3 युगल समाधि मिली, और साथ ही एक समाधि में तो क्या मिले, एक कब्र में, बेरियल्स बोलते हैं ना, एक कब्र में क्या मिला, 3 कंकालें मिली, क्या मिले, 3 स्केलेटन मिले। कितने स्केलेटन मिले, एक कब्र में 3। तो यहां पर ध्यान देना, युगल समाधि मतलब क्या है, पेयर में बॉडीज को दफनाना, मेल फीमेल में ना, और एक कब्र में क्या है, 3 कंकालों को दफनाया गया है, थोड़ा बहुत ध्यान देना। और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये भी यूपी का ही जगह है, साहा नाहर राय, और यहाँ पर मिलते हैं क्या, सामूहिक समाधि, मतलब लोगों को ग्रुप में ही एक साथ एक ही कब्र में डाल दिया गया। जैसे कि यहाँ देखिएगा, बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं, कंकाले दिख रही हैं, इसको बोलते हैं सामूहिक समाधि, इसी को बोलते हैं क्या, सामूहिक समाधि, ठीक। अब इस समाधियों में आपको दिख रहा है क्या, कुछ कुछ औजार भी मिलेंगे, कुछ कुछ क्या मिले हैं, औजार भी मिले हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि ये वो जगह है कि 2 ग्रुप होंगे और 2 ग्रुपों के बीच में क्या होगा, फाइट हुआ होगा, ठीक। तो फाइट को क्या बोलेंगे, वॉर, है ना, युद्ध हुआ था, और युद्ध के साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं, साहा नाहर राय से। यहीं से क्या मिलेगा आपको, सामूहिक समाधि मिलेगी, ठीक। सर्वाधिक मानव कंकाल लेखिया से, महदहा से युगल समाधि मिली, मतलब पेड़ में दफनाया गया। दमदमा से भी बहुत सारा पेड़ में दफनाए गए कब्र मिले, और एक कब्र में तो ऐसा था कि 3 लोगों को दफनाया गया था, ठीक। फिर पहुंच जाते हैं अपन कहा, साहर नाहर राय, कहां पहुंच गए अपन, साहर नाहर राय। तो इसमें कोई डाउट है क्या, बताइए, इतने में कोई डाउट है क्या, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। इवन मैं लास्ट में कोशिश करूंगा कि आपको 40 पेज का एक नोट्स बना के दूं, जिसको आप प्रिंट आउट करवा पाए और किसी भी एग्जाम की तैयारी वो आप कर पाए। साहर नाहर राय में सामूहिक समाधि है, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, सामूहिक समाधि है, और सामूहिक समाधि के साथ साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। कैसे युद्ध के साक्ष्य मिले, किस बेसिस पे बोल रहे हैं, जब ये कब्र मिला ना, तो कब्र के अंदर पत्थर, ये देखो पत्थर के औजार मिल रहे हैं, ठीक। समय के साथ जो लकड़ियां थी वो तो गल गई, समय के साथ जो लकड़ियां थी वो क्या हो गई, पूरी तरीके से नष्ट हो गई, ठीक। तो ये जो पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर के जो औजार हैं, क्या था, इसमें लकड़ी बंधा रहा होगा, ठीक। इसमें क्या हो, ये किसी चीज से बंधा है और इससे मारने के संकेत मिले हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या थे, इनके औजार थे, और इनसे इनका संघर्ष हुआ होगा, और संघर्ष में ये लोग की मृत्यु हो गई होगी। इसी को बोला गया क्या, युद्ध के साक्ष्य मिले हैं करके। जो डाउट था वो क्लियर हुआ, सामूहिक समाधि, ठीक। इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल को एक ही कब्र में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, बताइए। संध्या जी आपको समझ में आया क्या था वो।
आगे देखते हैं, आगे बस 5-10 मिनट और, 5 मिनट और, फिर ये आपका टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं नवपाषाण। नवपाषाण काल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना यहीं से रहती है। पूरा पाषाण काल पढ़ा आपने, मध्य पाषाण काल पढ़ा, अब देखते हैं क्या, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में समझिएगा क्या आपको इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा कि ये लोग क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। यहां पर देखा कि ये लोग क्या कर रहे थे, पशुपालन। अब पशुपालन करते करते भाई एक स्थान से दूसरे, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमते घूमते इनका भी दिमाग खराब हो गया। और ये लगभग 4000 साल तक, ठीक है, 4000 साल तक, तो 10,000 ईसा पूर्व से, बीसी से 6000 तक माना जाता है कि मध्य पाषाण काल था। लगभग 4000 साल आप लेके चले ना, जो मेसोलिथिक एज है उसको 4000 साल लेके चले। अब इस समय तक ये पशुओं का पालन कर रहे थे। पशुओं का पालन करते करते इन्होंने चारा कैसे उगता है ये जान लिया था, कि चारा जो है कैसे उगता है ये इन्होंने समझ लिया था। और यहीं पर एक नई क्रांति आई, एक नया एवोल्यूशन हुआ, कि मनुष्य ने क्या करना चालू कर दिया, जो चारा था उसको उगाना चालू कर दिया। अब चारा उगाना मतलब क्या है, कृषि कार्य करना। तो एग्रीकल्चर कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो याद रखना नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक एज में। और कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है बताओ, कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, बताओ बताओ। पानी। और कोई, प्लेस, लैंड, अरे इंडिया में तो बहुत सारा लैंड था, कोई दिक्कत नहीं है। पशुपालन, अरे कृषि के लिए पशुपालन क्या हो, तो पूरा चर देगा ना। चलो, बीज, चलिए ठीक है ठीक है, बहुत सारा आंसर आ गया। देखो बीज बाकी सब इनको मिलना चालू हो गया था, तो इनको जरूरत पड़ी क्या, नदी की, मतलब पानी। यशवंत जी ने सबसे पहले सही बोला था, नदी, पानी। तो ये क्या करेंगे, नदी के किनारे रुकने लगेंगे ताकि ये सिंचाई व्यवस्था हो पाए, और यहां पर करेंगे कि कृषि, ठीक। और इसी के आसपास क्या बनाना चालू करेंगे, घर बनाना चालू करेंगे। इसी के आसपास क्या बनाना चालू करेंगे, घर। अब समझ, सपोज करिएगा, अब यहां पर इन्होंने कृषि कर दी, पशु को कहां पर रखेंगे, एक बाड़ा बना लेंगे। अब बाड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग ढूंढ के लिखिएगा। तो पशु को एक, जैसे अपन क्या बोलते हैं, गोठान बोलते हैं ना पशु को, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, गोठान, जहां पर पशु को क्या किया जाता है, बांधा जाता है। वैसा उन्होंने कुछ बनाया, और जो कृषि करके जो भी उत्पन्न हुआ उसको लोग क्या करने लगे, खिलाने लगे, ठीक। तो ये याद रखिएगा, जो कृषि द्वारा उत्पन्न जो पहला अनाज था वो था जौ, और जौ के बाद उन्होंने उगाया गेहूं। तो सबसे पहले मनुष्य का जो उगाया गया अनाज है वो याद रखना जौ है। जौ के बाद इन्होंने किसको उगाया, गेहूं को। जौ के बाद किसको उगाया, गेहूं को, ठीक। यहां तक ध्यान देना, ठीक। अब देखिएगा आगे अगला क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। अब ये बताओ, जब ये कृषि करने लगेंगे, फसल कटेगा, फसल कटने के बाद क्या लोग दूसरे जगह जाएंगे क्या, चलो अब दूसरे जगह खेती करेंगे, फिर से वहां अनाज उगाएंगे, जाना चाहिए क्या पशुओं को पूरा पूरा लेकर। कृषि करना ये लोग कितने समय में सीखे, बहुत समय लगा। ये पता चल गया ना कि भाई इसी जमीन से हम लोग और अनाज उगा सकते हैं, और चारा उगा सकते हैं, और पशुओं को ले जा, मतलब खिला सकते हैं, मतलब इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां से आप क्या देखेंगे, स्थायी आवास के साक्ष्य मिलेंगे। आप सपोज करो कि आप लोग हो एक जगह से दूसरे जगह घूम रहे हो, और घूमते घूमते आपको बहुत अच्छा जगह मिल गया। अब स्थायी तौर पर रहने लगे, तो आस पड़ोसी से आप क्या करने लगोगे, बातचीत करने लगोगे, ठीक। तो इससे क्या होगा, ग्रामीण संस्कृति, ठीक। ग्रामीण ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ स्पेलिंग, ग्रामीण संस्कृति का क्या होगा, विकास होगा। रूरल कल्चर, उसका क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही करिएगा ना। रूरल कल्चर का क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ठीक। स्थायी आवास के साक्ष्य मिलेंगे आपको यहां से। साथ ही देखिएगा, जो आग की खोज कहाँ हुई थी, आग की खोज केवल खोज हुई थी ना, याद रखना, केवल खोज हुआ था, डिस्कवर हुआ था। लेकिन यहां पर वो यूज करना सीखेंगे, आग का व्यापक प्रयोग। आग पढ़ेंगे आप, पकाकर खाने लगेंगे, व्यापक क्या होने लगा, प्रयोग होने लगेगा। फिर कुम्हार, पॉटर, ठीक, कुम्हार का कार्य करने लग जाएंगे। किसका कार्य करने लग जाएंगे,
कुम्हार का कार्य, तो देखिएगा आपको क्या क्या पूछेगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लग जाएंगे, पॉटरी बोलते हैं जिसको अपन, आग का व्यापक प्रयोग होने लगेगा, ग्रामीण संस्कृति का विकास होगा, स्थायी आवास के प्रमाण मिलेंगे, कृषि, और कृषि में पहला अनाज क्या, जौ, ठीक, पशु को कहां पर रखेंगे, बाड़ी में रखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, नदी के किनारे बसेंगे। अब ये देखो, आप प्राचीन समय से ही क्या मनुष्य कृषि करते आए हैं, और कृषि करने के लिए आवश्यक क्या होता है, नदी, तो नदी जो है प्राचीन समय से ही मनुष्य नदी के किनारे रहा है। अब क्या ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ, और ग्रामीण संस्कृति के विकास के बाद ही धीरे धीरे यही डेवलपमेंट होगा, इसमें यही डेवलप करेगा, और डेवलप होने के बाद आप देखते हैं नगरीय संस्कृति पढ़ेंगे, होगा ना, आपने देखा होगा कि 10 साल पहले जो आप गांव जाते थे वहां पर सड़कें नहीं थी, ठीक से पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हो गया था, अब जाते हैं तो हो जाता है। तो यही जो नगरीय सभ्यता है, इसको आप कहाँ पढ़ोगे, सिंधु घाटी में। आप समझ में आया कि जितने भी सारे भी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं वो नदी के किनारे क्यों है, क्योंकि मनुष्य नदी के किनारे शुरू से रहता है, किस लिए, कृषि करने के लिए। इसी कारण ज्योग्राफी में एक टॉपिक पढ़ते हो आप, कौन सा टॉपिक पढ़ते हो, कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर, जैसे अयोध्या शिप्रा नदी, सरयू नदी के किनारे, सॉरी, समझ में आए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक, देखिए इस टॉपिक को अपन कल खत्म करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे साइट्स हैं जो मुझे बताने हैं, इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़, कोल्डी हवा, लहुरा देव, बुरझों और गुफकरार, लेकिन बताने हैं और साथ में समझाने भी हैं। ये क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि ये मृदभांड क्या होता है, अपन पढ़ेंगे क्या, गर्त आवास क्या होता है, ये सब कल के क्लास में जानेंगे। अभी फिलहाल किसी और एक और क्लास होने वाला है, इस कारण मुझे समय पर ये क्लास छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेता आपको, ठीक है। तो आज अभी तक जितना भी पढ़े हैं उतना आप माइंड में रखिएगा, मैं कल क्विक रिवीजन कराऊंगा, क्विक रिवीजन कराने के बाद हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल में क्या क्या आपने देखा, और नवपाषाण काल में यहाँ से प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे, इसमें देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं, पूरा क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, प्रिपेयर भी करते चलेंगे, जो जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैंने यहाँ पर क्या किया है, नोट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, कल डील भी करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज की क्लास में इतना ही, है ना। और जो टॉपिक पर्टिकुलर जो टॉपिक खत्म होगा ना, वो पीडीएफ के मतलब टॉपिक खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, तब तक आप पेन और कॉपी लेकर चलते रहें, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, ठीक है। कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछिएगा, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे।